हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक और परीक्षा के लिए फाइनल रिवीजन वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 50 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट VBI वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए, जो सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, ये 50% जो है ना आपके गत वर्ष में कई बार से भी ज्यादा बार पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा, क्वेश्चन से रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हाइड्रा में, या फिर मटर में, या फिर शैवाल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्लाज्मोडियम में। तो दोस्तों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है ना किस में होता है, हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अमीबा में, या फिर ईस्ट में, या फिर प्लाज्मोडियम में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लेशमिनिया में। तो दोस्तों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो है ना ईस्ट में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंडाशय, या फिर गर्भाशय, या फिर शुक्रवाहिका, या फिर डिंब वाहिनी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, जो शुक्रवाहिका है ना, ये मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बल्कि नर जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिका। इनके स्थान पे अगर अंडवाहिनी रहता ना, तो मादा जनन तंत्र का भाग होता है। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, क्वेश्चन से रहा है कि परागकोश में होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया बाह्य दल, या फिर अंडाशय, या फिर ब्रायोफिलम, और ऑप्शन डी में आपका दिया परागकण। तो दोस्तों, परागकोश में जो है ना परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अनुवांशिकी, या फिर कोशिका विज्ञान, या फिर साइटोजेनेटिक्स, या फिर उत्तक विज्ञान। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन जो है ना, हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका। ठीक है, यहाँ पे कोशिका विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है ना अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों, ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उससे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और लास्ट में कमेंट करके भी बता देना है कि ये 50 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया रक्त कोशिका, या फिर मांसपेशियां, या फिर तंत्रिका कोशिका, या फिर दिल की कोशिका। तो दोस्तों, मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है ना, तंत्रिकी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का सेक्स हार्मोन होता है जो नर में पाए जाते हैं, ये जो है ना किससे स्रावित होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विरसन से, या फिर विर्क से, या फिर अंडाशय से, या फिर थायराइड ग्रंथि से। तो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का जो स्रावित एक हार्मोन होता है, नर हार्मोन, ये जो स्रावित होता है ना विरसन से स्रावित होता है। और दोस्तों, नर में जो है ना एक जो हार्मोन पाए जाते हैं, साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, क्वेश्चन से रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी कि किसके द्वारा जो है ना रुधिर का चाप कंट्रोल होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया थाइमस द्वारा, या फिर थायराइड द्वारा, या फिर एड्रिनल द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विल्सन द्वारा। तो दोस्तों, रुधिर चाप जो कंट्रोल होता है ना, एड्रिनल के द्वारा कंट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, यानी कि मानव मस्तिष्क का औसत भार जो है ना कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 केजी, या फिर 2 केजी, या फिर 1.4 केजी, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है ना 1.4 केजी होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है कि मानव आहार नाल, जिसे हम लोग क्या करते हैं अर्धनाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन ए में आपका दिया ग्रसनी, या फिर अमाशय, या फिर छोटी आंत, और ऑप्शन डी में आपका दिया ग्रास नली। तो दोस्तों मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है ना क्या होता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होगा ना छोटी आंत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। ऑप्शन ए में आपको दिया पारा, या फिर कैल्शियम, या फिर लिथियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया सोडियम। तो दोस्तों सोडियम एक प्रकार का धातु होता है, ठीक है, जो कमरे के ताप पर जो है ना द्रव अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों सोडियम की जो परमाणु संख्या होता है ना 11 होता है। अगर आपको पूछेगा कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो आपका क्या हो जाता है ब्रोमीन हो जाता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ काला, या फिर पीला, या फिर हरा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सफेद। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का जो कलर होता है ना ये आपका कौन सा कलर का होता है। तो दोस्तों सफेद कलर का होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का जो कलर होता है ना पीला कलर होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंधक की परमाणु संख्या है, यानी कि ऑप्शन ए में आपका दिया 14, या फिर 15, या फिर 16, और ऑप्शन डी में आपका दिया 17। तो दोस्तों गंधक को हम लोग सल्फर भी कहते हैं। तो सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है 16 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया वो उदासीन, या फिर अम्लीय, या फिर क्षारीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अधातु के ऑक्साइड जो है ना अम्लीय होते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना क्षारीय होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उपधातु, या फिर धातु, या फिर अधातु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मिश्र धातु। तो दोस्तों ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं यानी कि पॉजिटिव आयन बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं मेटल कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग धातु कहते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का फाइनल रिवीजन वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एल्युमिनियम एवं लेड, या फिर चांदी एवं निकेल, या फिर निकेल एवं क्रोमियम, या फिर मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो स्टेनलेस स्टील होता है ना उसमें लोहा और कार्बन तो रहता है ना, इनके अलावे और दो एलिमेंट होता है जिसको हम लोग निकेल और क्रोमियम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बेंजीन का अणुसूत्र है, यानी कि बेंजीन का अणुसूत्र जो है ना कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CH4, या फिर C2H2, या फिर C6H6, या फिर C2H4। तो दोस्तों बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है ना C6H6 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कराए कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया पत्थर, या फिर हीरा, या फिर कार्बन, या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों सबसे कठोरतम तत्व जो होता है ना, जो सबसे हार्ड तत्व होता है दुनिया का, जो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है ना हीरा होता है। और दोस्तों ये हीरा जो है ना कार्बन के अपरूप है, ठीक है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अक्रिय तत्व कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बन, या फिर हीलियम, या फिर सोना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो अक्रिय तत्व होगा ना हीलियम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये हीलियम जो है ना बहुत ही हल्का गैस होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है,
तो क्वेश्चन से एक रहा है कि क्लोरीन की संयोजकता है, यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी कितना होता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 या फिर 2 या फिर -1 या फिर -2। तो दोस्तों क्लोरीन की जो संयोजकता होता है ना 1 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। उनके साथ साथ सेंटर परीक्षा में भी जो है ना ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा, क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन से कराए कि देखिएगा कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया वायु या फिर मृदा या फिर जल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जीवधारी। तो दोस्तों ऐसे में वायु हो गया, मृदा हो गया और जल, ये तीनों जो है ना प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन आपका जो है ना जीवधारी जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यूरिया द्वितीय का संबंध है, यानी कि यूरिया द्वितीय का संबंध जो है ना किससे है। ऑप्शन ए में आपका दिया वायु प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से या फिर मृदा प्रदूषण से या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों यूरिया 2 का जो संबंध है ना एयर पोल्यूशन से, यानी कि वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से एक राय कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया नदी या फिर कुआं या फिर तालाब, और ऑप्शन डी में आपका दिया समुद्र। तो दोस्तों भूमिगत जल का जो उदाहरण होगा ना कुआं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया केचुआ या फिर मछली या फिर शेर या फिर बकरी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो केचुआ है ना यह एक प्रकार का उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सभी हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया स्वपोषी या फिर मृतजीवी या फिर परजीवी, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों दुनिया में जितने भी हरे पौधे हैं ना सभी क्या होते हैं स्वपोषी होते हैं, यानी कि ये जो है ना क्या करता है कि जमीन से जल, वायुमंडल से CO2, ठीक है, और हरी पत्तियों में क्या होता है स्टार्च के रूप में अपना भोजन, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और स्टार्च के रूप में जो है ना अपना भोजन वो बना लेता है। ठीक है, तो इसे आप लोग को याद रखना है कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं स्वपोषी होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हाइड्रोजन गैस या फिर नाइट्रोजन की गैस या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो ये CFC गैस होता है ना, ये क्या होता है कि जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये ओजोन परत में जो है ना छेद के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ओजोन परत जो होता है ना ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वन संरक्षण से या फिर मृदा संरक्षण से या फिर जल संरक्षण से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वृक्षारोपण से। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो चिपको आंदोलन है ना ये आपका वन संरक्षण से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया CO2 के कारण या फिर SO2 के कारण या फिर CO के कारण या फिर Cl2 के कारण। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं SO2 के कारण जो है ना अम्लीय वर्षा होती है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ वायु या फिर सूर्य प्रकाश या फिर वर्षा जल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मिट्टी। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट है। और दोस्तों सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन डी पाई जाती है सूर्य के प्रकाश में। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया जॉनसन ने या फिर लाइमार्क ने या फिर मेंडल ने या फिर ग्रिफिथ ने। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जॉन शब्द जो है ना जॉनसन ने प्रस्तुत किया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के 50 टॉप VVI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना आपका फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का फाइनल रिविजन वीडियो, और इनके साथ साथ सेंटर परीक्षा में भी आने वाले सभी प्रश्न पूछे ही जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसको हम लोग क्या कहते हैं मादा एनोफेलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ साफ जल में, या फिर गंदा जल में, या फिर आपका मीठा जल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना, यानी कि मादा एनोफिलिस जो मच्छर होता है ये गंदा जल में पनपता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए में आपका जो साफ जल में, या फिर गंदा जल में, या फिर मीठा जल में, और ऑप्शन डी में आपका निम्न से सभी। तो दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर पनपता है ना हमेशा साफ जल में पनपता है, और मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है ना हमेशा गंदा जल में पनपता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मुकुलन के द्वारा, या फिर विखंडन के द्वारा, या फिर बीजाणु जनन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है ना ये विखंडन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया तना में, या फिर जड़ में, या फिर पुष्प में, और ऑप्शन डी में आपका दिया फल में। तो दोस्तों पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं ना पुष्प या फूल में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अमीबा में, या फिर ईस्ट में, या फिर पैरामेसियम में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ यूग्लिना में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो ईस्ट होता है ना इसमें क्या होता है कि द्विखंडन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अलैंगिक जनन जो है ना मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या करा है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर वो बनते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया परागकोश के अंदर में, या फिर अंडाशय के अंदर में, या फिर वर्तिका के अंदर में, या फिर 30वें दिन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं परागकण जो है ना परागकोश में बनते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, साथ में इसमें आप लोग को ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और परागकोश में क्या होते हैं तो दोस्तों परागकोश में जो ना परागकण होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं परागकण होते हैं, और परागकण जो है ना किसके अंदर बनते हैं परागकोश के अंदर में बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया पत्तियों द्वारा, या फिर फूलों द्वारा, या फिर तना द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया कोई नहीं। तो दोस्तों पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है ना फूलों द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि कौन जो है ना मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया अंडाशय, या फिर गर्भाशय, या फिर शुक्रवाहिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया डिंब वाहिनी। तो दोस्तों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग जो है ना शुक्रवाहिका नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका देखिए किण्वन, या फिर बौनापन, या फिर मधुमेह, और ऑप्शन डी में आपका देखो कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी मेल जायगोट और फीमेल जायगोट आपस में एडजॉइनिंग होता है तो इसके संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में जो है ना निषेचन नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया सरसों, या फिर गुड़हल, या फिर पपीता, और ऑप्शन डी में आपका दिया मटर। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं एक लिंगी पादप का जो उदाहरण होगा ना पपीता होगा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो 50 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की काफी उम्मीद है। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो ही प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके जो है ना आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अमीबा में, या फिर ईस्ट में, या फिर मलेरिया में, या फिर पैरामेसियम में। तो दोस्तों मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना, किसमें होता है, तो दोस्तों ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न क्या कर रहा है कि फूलों यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन ए में आपको पुंकेसर, या फिर अंडप, या फिर वर्तिकान, या फिर वर्तिका। तो दोस्तों फूलों यानी कि पुष्पों में जो नर प्रजनन अंग होता है ना, पुंकेसर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों फूलों में जो मादा प्रजनन अंग होता है ना, स्त्री केसर होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि द्विखंडन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अमीबा में, या फिर पैरामेसियम में, या फिर लिस्मैनिया में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो द्विखंडन होता है ना, किसमें होता है, अमीबा में भी होता है, पैरामेसियम में भी होता है, और लिस्मैनिया में भी होता है, यानी कि ये सभी में जो है ना द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लिथियम, या फिर यूरेनियम, या फिर सीजियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ आयरन। तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे भारी धातु यानी कि जो सबसे भारी मेटल है ना, कौन सा है, तो दोस्तों यूरेनियम है। और दोस्तों ये दुनिया का जो सबसे महंगा धातु कौन होता है, मेटल, यानी कि यूरेनियम ही होता है। और सबसे भारी धातु भी क्या होता है, यूरेनियम होता है। अब देखिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन ए में आपका दिया सिनेबार, या फिर जिंक ब्लेंड, या फिर बॉक्साइट, या फिर सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों जस्ता का जो अयस्क है ना, जिंक ब्लेंड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सिलिकॉन है एक। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया धातु, या फिर अधातु, या फिर उपधातु, और ऑप्शन डी में आपका दिया मिश्र धातु। तो दोस्तों सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 24 कैरेट का, या फिर 16 कैरेट का, या फिर 22 कैरेट का, और ऑप्शन डी में आपका दिया 15 कैरेट का। तो दोस्तों आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जिससे आभूषण बनाया जाता है ना, वो आपका क्या होता है कि मुलायम सोना होता है। क्या कौन सा सोना होता है, मुलायम सोना होता है ना, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आयोडीन, या फिर सिलिकॉन, या फिर आर्गन, और ऑप्शन डी में आपका दिया ब्रोमीन। तो दोस्तों उत्कृष्ट जो तत्व होगा ना, आर्गन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया कांसा, या फिर पीतल, और ऑप्शन सी में आपका दिया सोल्डर, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ड्यूरालुमिन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ताम्र और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सोने की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया 29, या फिर 89, या फिर 79, या फिर 39। तो दोस्तों सोने की जो परमाणु संख्या होता है ना 79 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण 50 साइंस के ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 50% को अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि 50% मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आने की काफी गारंटी है, और आएगा ये निश्चित है। और सेंटर परीक्षा में तो पूछे ही जाने की काफी संभावना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का एसडब्ल्यू क्वेश्चन ये है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में आपका निर्दिष्ट धारा, या फिर प्रत्यावर्ती धारा, या फिर दोनों धारा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए। और साथ में बताना कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।